हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज के सेशन में हम बिहार ज्योग्राफी से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं, जो हमारी बिहार जीके जीएस की स्पेशल क्लास होने वाली है। इसमें हमने पहले जो है लगभग जो है 850 प्रश्न जो है वो किसके सॉल्व कर लिए हैं, तो इतिहास सेक्शन हमने कवर कर लिया है। लगभग 7-8 वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी पूरी जो है प्लेलिस्ट की, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, ये सवाल आपको पहले भी अनामिका मैम के द्वारा करवा दिया गया है, इसीलिए मैं जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दूंगा। मैं केवल और केवल क्वेश्चन और आंसर बताते हुए चलूंगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे और मेरा जो प्रयास रहने वाला है वो 100 प्रश्नों का रहने वाला है। और इस सीरीज में हम जो है लगभग 400 से 450 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो स्पेशली जो है बिहार राज्य से संबंधित होने वाले हैं। अब ये सभी बीपीएससी टीआरई 4 में तो काम आएंगे ही। इसके अलावा जो एईडीओ का एग्ज़ाम है या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है या बिहार में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, ठीक है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने बिहार की हिस्ट्री कवर कर लिया, बिहार की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपकी बिहार की पॉलिटी कवर करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम दोबारा एक बार आपको रिवाइज करवाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे जो भी चीज़ें कमेंट बॉक्स में पूछे जाएंगे आप उसका जवाब देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो है प्रयास से ही व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। अगर आप एक्टिविटी करके चलेंगे, एक्टिविटी करते हुए कुछ सीखेंगे, तो वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए मैं बार बार आप सभी से कहता हूँ कि कमेंट जरूर किया कीजिए। इसीलिए मैं आपको जो है होमवर्क भी देता हूँ कि ये सवाल आपके होमवर्क के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जो है नहीं चाहते हैं तो। और हम अपना जो है सेशन शुरू करेंगे, और हमारे सेशन का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच। ठीक है, बिहार राज्य जो है कौन से देशांतर के बीच, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से स्थित है। अब आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए अगर मैं बिहार का एक मैप बना दूँ ऐसे, ठीक है, ये आपका मैं थोड़ा सा वैसे ही बना देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा बिहार है, ठीक है, इसकी आकृति जो है वो आयताकार है लगभग, तो ये हमारा बिहार हो गया। अब आपसे देखिए, हमारा जो पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी जो है वो गोल है, यहाँ पर हमारी जो है पृथ्वी हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो ये हमारी जो लाइनें होती हैं लेटी हुई, सीधे सीधे मैं नॉर्मल भाषा में कह रहा हूँ, लेटी हुई जो लाइनें होती हैं हमारी, ये हमारी लाइनें जो होती हैं ये अक्षांश होती हैं। ठीक है, ये अक्षांश होती हैं, याद रखिएगा। इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें जो है अक्षांश कहते हैं। ठीक, अब हमारी जो लाइनें खड़ी हुई होंगी, ठीक है, ये जो लाइन होती है ये खड़ी हुई होती है, ये जो लाइन है ये खड़ी हुई होती है। मुख्यतः ये जो ऐसे नहीं होती है, ये एक ही बिंदु से निकलती है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये यहीं से ऐसे ऐसे निकलती है, तो मैंने बना दिया है, तो कोई ये मत कहना कि गलत बना है। ठीक है, तो ये जो लाइनें होती हैं ये आपकी जो है वो देशांतर होती हैं। तो आप देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है कितने देशांतरों तक फैला हुआ है। आप उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आपको क्योंकि मैंने अक्षांश और देशांतर ये समझाए, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या है, तो वो क्या ट्राई कर लेंगे, तो वो ये चौड़ाई देखने चले जाएंगे, ये दूरी देखने चले जाएंगे, कितना डिस्टेंस है, जो कितना डिस्टेंस कह रहा हूँ, कितना मतलब एक्सटेंशन है कितने डिग्री का, तो ये हमको नहीं बताना है, हमको जो है देशांतर का बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, इनमें से आपका, देखिए मैं आपको बता दूं तो बिहार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, 83 डिग्री, एक मिनट में कलर जो है रेड कर लेता हूँ, 83 डिग्री और 19 मिनट जो है और 50 सेकेंड, ये पूर्व से लेकर जो है 88 डिग्री और 17 मिनट और जो है 40 सेकंड जो है, इतना जो है देशांतर तक या पूर्वी देशांतर जो है वो फैला हुआ है। लेकिन आपको देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको 83 और 88 के बीच में नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये 84 से शुरू हो रहा है, 88 पर ख़त्म हो रहा है, और ये जो है 80 से शुरू होकर 84 पे ख़त्म हो जा रहा है, और ये 80 से 88 के बीच में जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। और अगर अक्षांशीय सीमा की बात की जाए, अगर अक्षांश देखा जाए, तो बिहार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से शुरू होकर, ठीक है, 20 मिनट और 10 सेकंड से शुरू होकर कहाँ तक जाता है दोस्तों, तो ये 27 डिग्री और 31 मिनट और 15 सेकंड, 31 मिनट
और 15 सेकंड आपको देखने को मिलता है। ये इसका जो है एक्सटेंशन आपका अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, और ये देशांतरीय विस्तार है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन में भी दिखा देता हूँ। देखिए बिहार राज्य के बिहार भारत के जो है पूर्वी राज्य में अवस्थित है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसकी देशांतरीय स्थिति क्या है, तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड ये पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड जो है पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। अब बिहार की अक्षांशीय सीमा क्या है, तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से शुरू होकर जो है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड जो है उत्तर में आपकी जो है ख़त्म होती है। अगला सवाल देखेंगे, उससे पहले देख लीजिए। अब देखिए बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, नेपाल है, और दक्षिण में जो है झारखंड है, और अगर हम बात करें पश्चिम में जो है हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और पूर्व में जो है बंगाल हो जाएगा। आपको जो है दिशा का ज्ञान नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये हमारा मैप अगर खींच लें, ठीक है, तो ये हमारी उत्तर दिशा हो जाती है, और ये हमारी जो है ये पश्चिम दिशा हो जाती है, और ये हमारा पूर्व दिशा हो जाती है, और ये हमारी दक्षिण हो जाती है। तो नीचे की तरफ आपका झारखंड आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, उत्तर में नेपाल देखने को मिलेगा, और पूर्व में जो है ये बंगाल से सीमा साझा करता है। अगला सवाल देखिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो अगर हम बात करें तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो लगभग जो है 94,000 है। देखिए 94,316 करके है, लेकिन यहाँ पर लगभग दिया गया है, तो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प। ठीक है, लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है कि यह जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो ये जो है लगभग 2.86% जो है संपूर्ण भारत की अगर भूमि ले ली जाए। ठीक है, मान लीजिए ये आपका इतना बड़ा क्षेत्र है, और आपसे पूछा जाए कि ये जो क्षेत्र है ये इसका कितना है। ठीक है, मान लीजिए इसमें से कोई छोटा टुकड़ा ले लिया जाए, और ये पूछा जाए कि ये रेड वाले एरिया का जो है ये ग्रीन वाला कितना है। तो इसी प्रकार से आपका ये सवाल है कि संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ये केवल और केवल जो है 2.86% है। और इसकी सीमाएँ जो है आपको यही मैंने बता दिया, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में झारखंड से लगती हैं। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एग्जैक्ट बताना है, तो 316 मैंने कह दिया था, थोड़ा सा कभी कभी जो है उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और किसी ने जो है टोका नहीं मुझको। देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है ये होता है। बहुत से बच्चे जो है केवल 94,000 याद कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये 163 और 316 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ये भी याद रखिएगा, और जो है 94,163 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और संपूर्ण भारत का देखा जाए तो 2.86% है। अगला सवाल देखिए, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान जो है लगभग 67% है, और बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि जो है बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांति जो है बनी रहती है। अगला देखिए कह रहा है, बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से जो है कम जमीन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें से आपसे पूछा जाए कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है, तो इसमें से आपका देखिए बिहार में जो है रेशम उद्योग ये 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है, ये भी बात सही है। और अगर हम बिहार में प्रतिवर्ष देखें तो 47 लाख एकड़ भूमि जो है बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जो है जलाक्रांत बनी रहती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा देखिए सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए 67% नहीं है, यह आमतौर पर कितना है, तो ये 20-30% जो है ये GSDP में जो है ये योगदान इसका कृषि का रहता है बिहार राज्य में। और रेशम उद्योग तो ये सही है, और जो है यहाँ पर देखिए प्रतिवर्ष जो है 47 लाख एकड़ भूमि जो है बाढ़ग्रस्त हो जाती है। अगला सवाल देखिए, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश जो है ये बिहार का विस्तृत है, तो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ तक विस्तृत है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो भारत और नेपाल की सीमा होती है इसके समानांतर जो है ये तराई प्रदेश है।
है ये बिहार का, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा? उत्तरी दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा में आपका नेपाल पड़ता है। तो जो भारत और जो है नेपाल की बॉर्डर होती है, या हम कह सकते हैं बिहार और नेपाल की बॉर्डर, ये जो है इसके जो है समानांतर में बिहार का तराई प्रदेश स्थित है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इस क्षेत्र में सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, अररिया और पश्चिम चंपारण जैसे जिले शामिल हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग जो है घिरा हुआ है? बिहार का जो है उत्तर पश्चिमी भाग जो है कौन सी भू आकृति से घिरा हुआ है? अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए ये जो है बिहार का मैप हो गया, हम एक मोटा मोटा जो है अनुमान ले लेते हैं, ये आपका बिहार का मैप हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें तो उत्तर पश्चिम कहाँ होगा? ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया, तो मतलब इस क्षेत्र की बात कर रहा है, इस क्षेत्र की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कौन सा जो है आकृति देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर आपको सोमेश्वर की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी ये जो है इसके द्वारा जो है ये घिरा हुआ है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार का जो है उत्तर पश्चिमी भाग मुख्यतः पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और यहाँ पर सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी आपका विस्तृत है। सोमेश्वर श्रेणी भारत नेपाल स्थित इस सीमा पर स्थित एक निम्न ऊंचाई की पहाड़ी श्रृंखला है जो तराई क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के निकट स्थित है, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है ये आच्छादित है। तो किससे? तो बिहार का जो अधिकतर जो क्षेत्र है वो आपकी जो है कछारी मिट्टी से, एलुवियल सॉइल जिसको हम बोलते हैं, जलोढ़ मृदा, ठीक है, इससे जो है चाहे आप जलोढ़ मृदा कह लीजिए या जो है कछारी मिट्टी कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसी से जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो है आच्छादित है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्र और सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर चुनना है, ठीक है। अब उत्तर उत्तर पूर्वी में बिहार का मैदान जो है ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, इनका बंटवारा कितने प्रतिशत में किया गया है, ये आपको बताना है और इसका जो है सही मिलान करना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। तो अगर हम सही से बात करें, देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान जो है ये कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो ये जो है 29.87% है। तो ये तो पहला ही हो गया। इसके अलावा दक्षिणी बिहार मैदान का जो प्रतिशत है वो 23.71 है, तो ये भी सही हो गया। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार जो है ये 26.14% भाग पर है और छोटा नागपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये 20.28% भाग पर है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? सीधा सीधा इसका मिलान है, ए का 1 बी का 2 ऐसे करके। देखिए बी विकल्प में ये आपको सीधा सीधा दिया गया है, तो ये बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए बिहार को जो है 4 प्रमुख भौगोलिक कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है जो उसकी भौगोलिक और जलवायु की दृष्टि से अलग अलग है। देखिए इतना प्रतिशत जो है आपका उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार में आता है और फिर दक्षिणी बिहार का मैदान, छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर पहाड़ियाँ। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? दक्षिण गंगा क्षेत्र से जो है मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मैप को आपकी जानकारी होनी चाहिए और इसका जो सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए गंगा नदी जो है वो बिहार के जो है बीचों बीच से निकलती है और बिहार को 2 प्रमुख भागों में बांट देती है। ऊपर का एरिया जो है उत्तरी बिहार कहलाता है और नीचे का एरिया जो है दक्षिण बिहार कहलाता है। बीच में जो है ये आपका गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में पटना, मुंगेर, गया, अरवल ये सभी स्थित है। लेकिन पटना और वैशाली जो है ये गंगा के दक्षिण में तथा वैशाली जो है ये गंगा के आपका देखने को मिलेगा उत्तर में है, ठीक है। पटना, आप देखिए पटना तो गंगा के दक्षिण में हो जाएगा और वैशाली जो है उत्तर में हो जाएगा, इसीलिए ये जोड़ा आपका जो है ये सम्मिलित नहीं हो जाएगा। एक तो उत्तर में है और एक दक्षिण में है और यहाँ पर आपको केवल दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल खाने को कह रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक तो दक्षिण गंगा क्षेत्र से दे दिया गया है और दूसरा जो है ये उत्तरी गंगा क्षेत्र से दे दिया गया है। तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए बीपीएससी 11वीं 12वीं की एग्जाम में पूछा गया था। मान लीजिए ये हमारा जो है बिहार हो गया, ठीक है, ये हमारा बिहार हो गया और यहाँ से जो है गंगा नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो ये हमारा जो है उत्तरी गंगा क्षेत्र हो गया, ठीक है, ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है हमारा दक्षिणी गंगा क्षेत्र हो गया। तो हमारा जो वैशाली है ये आपका जो है दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आता है, ठीक है। वैशाली जो है दक्षिणी कह रहा हूँ, ये जो है उत्तरी गंगा क्षेत्र में आता है और जो हमारा पटना हो गया ये हमारा दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आता है। तो ये जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखिए,
थानवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। इस तरह के सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में बहुत ही ज़्यादा बने थे, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए थानवेट की जलवायु के अनुसार जो है ये इन्होंने वर्गीकरण किया था, और उसके अनुसार जो है बिहार की जो जलवायु है ये किस प्रकार की है, तो इन्होंने कहा है कि ये जो है C1 टाइप की है। ठीक है, C1 टाइप की। देखिए कुछ क्षेत्रों में आपको जो है C1 नहीं C2 टाइप की है, याद रखिएगा C2 टाइप की। और कुछ क्षेत्रों में आपको C1 भी देखने को मिलता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने जो है बांट के रखा है। तो हम आगे चलते हैं, इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए थानवेट की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्यतः तापमान, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन के आधार पर क्षेत्रों को जलवायु की श्रेणियों में बांटती है। और थानवेट ने जलवायु को A से E तक की उप श्रेणियों में जैसे C1, C2 आदि में वर्गीकृत किया है। थानवेट ने बिहार के पूर्वी भाग जैसे भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज आदि को जो है C2 श्रेणी में रखा है, जिसे जो है ड्राई सब जो है ह्यूमिड या शुष्क उप और अर्ध जलवायु के क्षेत्र में रखते हैं ये, और इसे कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार में बालसुंदरी, ताल, करेल और बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए बीपीएससी CDPO प्री 2022 का सवाल है, तो चाहे वो बालसुंदरी या ताल, करेल या बलथर की बात की जाए, तो ये सभी शब्द जो प्रयोग होते हैं ये मिट्टी के लिए होते हैं। ठीक है, ये मिट्टी के लिए होते हैं, तो इसका C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प C जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से जो है अपेक्षाकृत पुराना है। तो सब इनमें से पुराना कौन है ये आपको बताना है। तो इनमें से अगर हम पुराने की बात करें तो ये जो हमारा खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है बिहार का सबसे पुराना हिस्सा मानी जाती हैं, याद रखिएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है ये जो है C विकल्प में है। और अगर नवीन की बात की जाए तो नवीन में जो हो जाएगा ये आपका उत्तर गंगा का मैदान हो जाएगा। ठीक है, तो C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 13 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। मतलब कौन से जिले में जो है धारवाड़ क्रम की जो है चट्टानें पाई नहीं जाती हैं या भू स्तर जो है पाया नहीं जाता है। तो अगर हम बात करें रोहतास जिला जो है ये दक्षिण पश्चिमी बिहार में है, और यहाँ पर जो है इसकी चट्टानें जो है मुख्यतः गोंडवाना और विंध्य क्रम की है, याद रखिएगा गोंडवाना और विंध्य क्रम की है। लेकिन यहाँ पर आपसे जो है धारवाड़ भूस्तरीय वाला नहीं पूछा गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, रोहतास। ठीक है, रोहतास सही हो जाएगा। बाकी मुंगेर, जमुई, नवादा जो है ये सभी जो है दक्षिण पूर्वी बिहार के जो है हिस्से हैं, और यहाँ पर आपको धारवाड़ श्रृंखला की जो है चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। तो मुंगेर, जमुई और नवादा में सभी में आपको जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन रोहतास में जो है यहाँ पर आपको जो है गोंडवाना और विंध्य श्रृंखला की आपको चट्टानें देखने को मिलती हैं। देखिए बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमांट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। पीडमांट जो है सॉइल जो है या मिट्टी जो है ये कौन से ज़िले में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो है मुख्यतः पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ तराई इलाका होता है। ठीक है, तराई क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखें तो ये जो है पश्चिम चंपारण में। ठीक है, C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर का सवाल है, बिहार में कौन सा भू आकृतिक खंड जो है झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। गंगा सोन विभाजन, या जो है अंग का मैदान, या मगध का मैदान, या जो है मिथिला का मैदान। तो देखिए मिथिला का मैदान तो कहीं अलग हो गया, ये आपको एकदम उत्तर दिशा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिथिला मैदान क्षेत्र में जो है ये उत्तर बिहार से संबंधित है, मिथिला का मैदान जो है। और इसमें जो है दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा जैसे क्षेत्र आते हैं। तो ये हमारा D विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, D विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है। अब देखिए जर्दालू आम को क्या GI टैग मिला है बिहार में, तो बिल्कुल जो है जर्दालू आम के लिए जो है मिला है। अब देखिए जर्दालू आम को तो मिला ही मिला है, और मगही पान को भी मिला है। तो ये दो हैं जो इनको मिला हुआ है, लेकिन मूंगा रेशम और कटनी धान को जो है नहीं मिला हुआ है। तो 2 विकल्प यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसीलिए आपका जो है E विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसे ऑप्शन है जिसको जो है GI टैग नहीं मिला हुआ है। देखिए कटनी धान और मूंगा रेशम बिहार के नाम से जो है GI टैग में पंजीकृत नहीं है। मूंगा रेशम मूलतः जो है असम की पारंपरिक रेशम है, और बिहार में तसर रेशम अधिक प्रचलित है। कटनी एक प्रसिद्ध धान की किस्म है, लेकिन यह मध्य प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। बिहार में जर्दालू आम भागलपुर क्षेत्र और जैसे मगही पान जो है ये नवादा, गया और आसपास के क्षेत्रों का प्रसिद्ध पान है। अगला सवाल देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जो है ये किससे प्रदर्शित की जाती है।
तो ये किससे जो है प्रदर्शित की जा सकती है दोस्तों, कौन सा ऐसा इसमें से है, तो ये CWG टाइप की जलवायु जो है ये आपका उत्तर बिहार की जलवायु से संबंधित है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। तो इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब देखो CWG का मतलब क्या है। तो CWG में देखिए सर्दियों में शुष्क मौसम और गर्मी और मानसून के दौरान अधिक वर्षा होती है, और इस कारण जो है उत्तर बिहार की जलवायु को जो है CWG के कोड के अंतर्गत रखा जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव जो है कौन सी नदी पर रखी है। तो ये कौन सी नदी पर रखी है, देखिए ये जो है कहाँ से, देखिए अगर हम बात करें तो ये पहले आप ये कौन से राज्य में स्थित है ये बताइए। तो ये जो है आपको झारखंड में देखने को मिलेगी, और ये जो है उत्तरी कोयल नदी पर इन्होंने रखी है। डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 65वीं BPSC प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। अब ये जो है झारखंड राज्य में है, और ये जो है उत्तरी कोयल नदी पर इसकी नींव जो है ये रखी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोयल नदी पर बनने वाली मंडल बांध परियोजना की नींव रखी थी, और यह परियोजना झारखंड के लातेहार जिले के कुटकी गांव के पास स्थित है। इसका उद्देश्य झारखंड और बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करना है, और इससे बिहार के और औरंगाबाद गया जिलों में कुल जो है 1,11,521 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी की जाएगी। देखिए इस क्लास की PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है जुड़ जाइएगा। अगला सवाल देखिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जैसे जिलों में कौन सी मिट्टी जो है अधिकांशतः पाई जाती है। तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा और चंपारण जैसे जिलों में कौन सी मिट्टी जो है अधिकता पाई जाती है, तो ये नवीन जलोढ़ आपका, ठीक है, नवीन जलोढ़ जो है ये पाई जाती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 20 नंबर का सवाल है, कैमूर का पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर का पठार जो है दोस्तों ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कैमूर के पठार में आपको चूना पत्थर या लाइम स्टोन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, उत्तरी बिहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ आती है। याद रखिएगा, सी विकल्प जो है कि हमारा सही हो जाएगा। उत्तर का बिहार जो है, उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, और यह क्षेत्र जो है मुख्यतः गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों जिसमें कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, ठीक है, और बलान आदि नदियों के किनारे जो है बसा हुआ है। तो जब मानसून आता है तो इन सभी नदियों में जो है पानी ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में देखिए ये अगर बात करें तो ये पूरब का हिस्सा है दोस्तों, और यहाँ पर आपको किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पूर्व में कौन सा है, ठीक है, सबसे पूर्व में आपसे कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पूर्व में आपका जो है वो कटिहार हो जाएगा, ठीक है, सबसे पूर्व में जो है ये आपका कटिहार हो जाएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, देखिए चाहे आप सोमेश्वर लिख दे या जो है सोमेश्वर लिख दे। अब ये जो है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है। देखिए पारसनाथ पहाड़ी से जो है पुरानी नहीं है, इन सभी से जो है नई है, ठीक है, इन सभी से जो है नई है, इसीलिए जो है डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। चाहे वो खड़गपुर की पहाड़ी हो या राजमहल की पहाड़ी हो या पारसनाथ की पहाड़ी हो, इन सभी से जो है सोमेश्वर श्रेणी जो है ये नई है। देखिए सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण हाल ही में जो है भूगर्भीय हलचलों के कारण हुआ है, और इन सभी श्रेणियों से ये जो है नई है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, और यह शिवालिक श्रेणी की एक उपशाखा है और हिमालय की बाहरी पहाड़ियों से संबंधित है। भूगर्भीय दृष्टि से नई संरचना यह जो है मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, पटना का स्थानीय समय, पटना का स्थानीय समय जो है ये क्या हो जाएगा, तो भारतीय मानक समय से आगे है। अगर स्थानीय समय देखा जाए, वैसे तो पूरे इंडिया में जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर स्थानीय समय की बात की जाए तो ये स्थानीय समय जो है वो आगे हो जाएगा, ठीक है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से जो है वो आगे हो जाएगा, ठीक। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास स्थित है। जबकि पटना का देशांतर लगभग आपने देखा कि ये जो है 85 डिग्री 13 मिनट पूर्व है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा 82.5 डिग्री पूर्व से जो है स्थित है। इस कारण पटना में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा में पूर्व में है, और इसीलिए वहाँ का स्थानीय समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो है थोड़ा सा आगे हो जाएगा। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये जो है इंटरनेशनल जो है टाइम रेखा से या ग्रीनिच मीन टाइम से जो है ये 5.5 घंटा आगे चलता है, याद रखिएगा।
देखिए अगला सवाल कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। 5 पहाड़ियों से कौन सा शहर जो है बिहार का घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा। देखिए यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है राजगीर जो है ये पांचों तरफ से जो है ये पहाड़ियों से, मतलब 5 पहाड़ियों से जो है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनसे जो है घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर राजगीर आपको कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पर गया, पटना, भागलपुर, बोधगया दिया गया है, जो कि सही नहीं है। तो हमारा ई विकल्प जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब ये 5 पहाड़ियाँ कौन सी हैं। देखिए विपुलगिरी, रत्नागिरी, स्वर्णगिरी, उदयगिरी और वैभवगिरी हैं, ठीक है, या वैभगिरी हैं। आप इनको जो है थोड़ा सा याद रखिएगा। राजगीर बिहार के नालंदा जिला में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। अगला सवाल देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए उत्तर भारत के जो है, उत्तर भारत कह रहा हूँ, उत्तरी बिहार के जो है अधिकतर जिले जो हैं ये जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किशनगंज तो शेयर करता है, लेकिन जो है पूर्णिया ये आपका केवल और केवल जो है ये पश्चिम बंगाल से ही सीमा साझा करता है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पूर्णिया जिला जो है ये आपका उत्तर एकदम जो है पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्वी में। तो ये जो है आपका नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या के जो है प्रतिशत क्या था। देखिए 64वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है और ये 2017-18 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018 और राष्ट्रीय सैंपल सर्वे NSSO 2017-18 के जो है अनुसार बिहार की कुल कार्यशील जनसंख्या में से लगभग 60 से 70% जनसंख्या जो है ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है कृषि और उससे संबंधित कार्यों में संलग्न थे। तो यहाँ पर देखिए जो है 60 से 70% जो है कोई भी विकल्प जो है सही नहीं दिया गया है। अगर हम देखें तो देखिए 60 से 70 कह रहा है, ठीक है, 60 से 70, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी 65 है, ये भी 67 है, ये भी 68 है, ये भी 70 है, ठीक है। तो इसलिए जो है, इसीलिए आयोग ने जो है इसका उत्तर क्या माना था, ई माना था, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है ये BCD जो है आंशिक रूप से सही हो सकते हैं। ये एक प्रकार से कह सकते हैं हम चारों विकल्प जो है सही हो सकते हैं। अगला सवाल देखिए, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन जो है आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, न्यूनतम है या न्यूनतम से द्वितीय है या उच्चतम से द्वितीय है, कौन सा सही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय, ठीक है, न्यूनतम से जो है द्वितीय हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। कृषि योग्य भूमि का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है सिंचित कह रहा हूँ, सिंचित है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो 1990 के दशक में भी जो है बिहार में लगभग 55% से अधिक कृषि योग्य भूमि जो है सिंचित थी, और विशेष रूप से उत्तर बिहार में जल की उपलब्धता और नदियां जो है अधिक होने के कारण यहाँ जो है सिंचाई जो है अधिक व्यापक रही है। वर्तमान समय में यह आंकड़ा लगभग जो है ये 60% के करीब पहुँच गया है। तो पहला विकल्प देखिए 50% से अधिक जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 30 नंबर का सवाल है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत जो है कितना है, ठीक है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का जो है प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 60%, ठीक है, 60% जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग जो है 94,163 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, 94,163 जो है हेक्टेयर है, याद रखिएगा। इसमें से लगभग जो है 56 से 58 लाख हेक्टेयर जो है भूमि जो है कृषि भूमि के लिए प्रयुक्त होती है। अतः बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का जो है प्रतिशत जो है ये लगभग 60% है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ लगभग 80% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो कुल जो है इसकी बिहार का क्षेत्रफल कितना है आप सभी को फिर से बताना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल देखिए, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए कहा जा रहा है बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% भाग जो है ये सिंचित है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों और 29% जो है नलकूपों द्वारा सिंचित है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का जो है
क्षेत्रफल जो है इसमें नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होती है ये 60% से अधिक होती है और नहरों द्वारा जो होती है ये लगभग 30 से 35% होती है। तो यहाँ पर जो है नलकूप के द्वारा जो है 39% दिया गया है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, बी विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास, मुंगेर जिलों में मिलता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया जिलों में मिलता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका बी विकल्प जो है वही हमारा गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका गंडक परियोजना हो जाएगा। इससे जो है उत्तर प्रदेश के भी जो है कुछ ज़िले जो है सिंचाई का लाभ उठाते हैं और जो है बिहार के भी। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, गंडक परियोजना एक बहुउद्देशीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों भागीदार हैं और यह परियोजना गंडक नदी पर आधारित है जो नेपाल से निकलती है और बिहार और यूपी में बहती है। इसमें वाल्मीकि नगर बैराज बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो यहाँ पर अगर देखिए तो ऊपरी गंगा नहर नहीं, त्रिवेणी नहर या शारदा नहर, तो देखिए इसमें से त्रिवेणी नहर जो हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा और ये नहर जो है ये गंडक नदी से निकाली गई है। अगला सवाल देखिए, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः जो है कितनी है? बिहार की सिंचाई क्षमता जो है वो कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89.20 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 89.20 लाख हेक्टेयर भूमि जो है इसकी सिंचाई क्षमता है बिहार की। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए, 1995 से पूर्व के बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य की अंतिम सिंचाई क्षमता जो है लगभग जो है 89.20 लाख हेक्टेयर थी। बिहार की वर्तमान सिंचाई क्षमता जो है ये लगभग 117.54 लाख हेक्टेयर है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आहार पाइन। ठीक है, आहार पाइन कहलाती है। इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी एग्जाम में यह सवाल आपका 2020 में पूछा गया था। देखिए, आहार पाइन प्रणाली दक्षिण बिहार विशेषकर मगध और शाहाबाद क्षेत्रों में सदियों से चली आ रही है। यह एक परंपरागत जल संचयन और सिंचाई की विधि है। आहार एक प्रकार का तालाब या जलाशय होता है, यहाँ वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है और जबकि पाइन आहार से जुड़े छोटे छोटे जो है चैनल होते हैं, नाले होते हैं जिनके माध्यम से जल जो है वो खेतों तक पहुँचाया जाता है। अगला सवाल देखिए, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल क्यों कहा जाता है? देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया था 7/12/2023 को। अब देखिए इसे क्यों कहा जाता है, तो देखिए ये सूखी और सहिष्णु फसल होती है। ठीक है, ये सूखी और सहिष्णु फसल होती है, इसीलिए इसको जो है भविष्य की फसल कहा जाता है। इसमें जो है गेहूँ और चावल से कई गुना बेहतर जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये जो है जलवायु सहनशीलता पर निर्भर होती है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा जो है जलवायु को सहनशील कर लेती है, चाहे वो ठंडी जलवायु हो चाहे गर्म जलवायु हो, और कम संसाधन पर भी ये निर्भर करती है। इससे सबसे देखिए इसमें पानी की भी कम आवश्यकता होती है, तो ऐसे कई गुण हैं इसके, इसलिए इसको सूखी और सहिष्णु फसल कहा जाता है और इसे भविष्य का अनाज भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? अब देखिए, बिहार को जो है कई कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जिले जो है ये कौन से क्षेत्र में है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में जो है सबसे ज़्यादा जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? देखिए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है 9 जिले आते हैं। ठीक है, देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये सभी जो है ये आपके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आते हैं। देखिए, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये पूर्णिया में होता है, याद रखिएगा पूर्णिया में। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या किसके पास जो है जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो किसके किनारे? तो ये जो है किसके किनारे दिया जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। ठीक है, गंगा नदी के किनारे, ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में लीची उत्पादन है, बिहार में लीची उत्पादन है, तो भारत के उत्पादन का कितना है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, बिहार भारत का सबसे बड़ा जो है लीची उत्पादक राज्य है और यहाँ पर जो है
भारत के कुल उत्पादन का लगभग 40 से 45% जो है उत्पादन किया जाता है। और लीची को जो है मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जो है जीआई टैग भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी जो है 40 से जो है 45% नहीं दिया गया है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं जो है ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 41 नंबर का सवाल है कि जो है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो सबसे ज़्यादा चावल के बाद जो है दूसरा कौन सा फसल उत्पादित किया जाता है, तो ये आपका गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार में चावल के बाद उत्पादन की दृष्टि से दूसरी प्रमुख फसल जो है गेहूँ की फसल है। और बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं को प्राप्त है, जो रबी की फसल है। राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों में ये जो है अधिक मात्रा में उगाया जाता है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि बिहार की जो है प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, तो ये हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। ठीक है, चावल, गेहूं और मक्का जो है ये आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है। बिहार में जो है कृषि का स्वरूप कैसा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आत्मनिर्भर। ठीक है, बिहार जो है कृषि में आत्मनिर्भर है, तो ये आपका चौथा विकल्प जो है केवल और केवल जो है 4 हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आज़ादी के बाद बिहार में जो है सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना हो गया है बढ़ के, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये लगभग जो है 10 गुना बढ़ा है। ठीक है, ये 10 गुना लगभग बढ़ा है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। बिहार में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्र कितने हैं, तो ये लगभग जो है आपका मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है लगभग 95 लाख हेक्टेयर की भूमि जो है ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार में कृषि के अंतर्गत लगभग जो है 50 से 60 लाख हेक्टेयर जो है इसके आसपास जो है क्षेत्र पाए जाते हैं। लेकिन पहले जो है जब ये सवाल पूछा गया था उस परिप्रेक्ष्य में 95 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ये आपका सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बिहार की शस्य गहनता कितनी है। शस्य गहनता मतलब कि खेती से जो है कितने फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, तो ये 1995 से पूर्व के आंकड़ों के अनुसार जो है ये 128% थी, और 2022-23 में जो है ये 144% जो है आगे गई है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जो है लगभग 145% हो जाएगी। ठीक है, अब शस्य गहनता क्या दिखाता है, तो यह दर्शाता क्या है, तो ये एक वर्ष में एक ही भूमि पर जो है कितनी बार फसलें जो है उगाई गई हैं ये आपको दर्शाता है। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। ये सवाल आपका बीपीएससी टीआरई 4 में भी, टीआरई 3 में भी आपका पूछा गया था। 4 कह रहा हूँ, 4 तो अभी हुआ ही नहीं है। तो ये जो है ठाकुरगंज में हुआ था। ठीक है, बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। बिहार में चाय बागानों की शुरुआत जो है सबसे पहले ये ठाकुरगंज कहाँ पे पड़ता है, तो ये किशनगंज में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ जो है दार्जिलिंग से लगभग ये जो है 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसकी जलवायु और मृदा जो है चाय की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है, और यहीं पर जो है चाय के बागान पहली बार स्थापित किए गए थे। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रोहतास। ठीक है, रोहतास हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2020 का सवाल है ये। रोहतास जिला बिहार का ऐसा जिला है जहां नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा सबसे जो है ज़्यादा उपलब्ध है, और यहाँ की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में सोन नहर प्रणाली शामिल है, जो बिहार की सबसे बड़ी और पुरानी नहर प्रणाली मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का जो है प्रभुत्व है। तो देखिए कौन से उद्योग का है, गन्ना उद्योग का, या अनाज आधारित उद्योग का, या दाल उद्योग का, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम देखें चीनी उद्योग, आटा उद्योग, दाल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, ये सभी उद्योग जो है ये बिहार में आपको देखने को मिलते हैं, इनका प्रभुत्व है। तो यहाँ पर आपका गन्ना उद्योग भी हो जाएगा, दाल उद्योग भी हो जाएगा, और जो है
अनाज आधारित उद्योग भी हो जाएगा। तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, और ये सेशन का हमारे लास्ट सवाल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जुकाम की वजह से जो है ज़्यादा बोलने में तकलीफ होती है, और जो है इसीलिए मैं जो है छोटे सेशन ले रहा हूँ। आगे के सेशन में बड़े करने का प्रयास करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही सेशन में कवर करने का प्रयास करूँगा। देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सबसे अधिक है? देखिए, 2020 में पूछा गया था 66वीं बीपीएससी में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मक्का। ठीक है, मक्का, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, और इसके कई कारण हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी का उपयोग होता है, और उन्नत तकनीकी और सिंचाई सुविधाएं तथा कम समय में अधिक उत्पादन। कृषि वर्ष 2023-24 में बिहार ने 57.09 लाख टन जो है मक्का का उत्पादन किया था, जिससे राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है, और छोटा नागपुर पठार की जो है मुख्य फसल क्या है ये आपको बताना है। छोटा नागपुर जो है पठार की जो है मुख्य फसल क्या है? चावल, मकई, दलहन, गेहूँ। तो इनमें से कौन कौन जो है ये आपका छोटा नागपुर पठार की जो है मुख्य फसल है ये आपको बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। एक बार प्रयास करिएगा, मैं अगले सेशन में आपको इसका आंसर भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। जैसे ही थोड़ा सा जुकाम कम होता है, मैं फिर से आपके लिए लंबा लंबा सेशन लेने का प्रयास करूंगा, और एक ही सेशन में जो है लगभग 100 से 150 सवाल कराने का प्रयास करूंगा। आप इस सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको इस क्लास की जो है PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।